बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। 6 हल्कों में शिकस्त, 7वें में रुसवाई, 2 माह में हुक्मरान जमात के वोट बैंक में हैरत अंगेज हद तक कमी ने हुकूमत की चूल्हे अला कर रख दिए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान की बगावत, इत्तेहादियों का 2 कश्ती में पाओ और मुख्तदर हल्कों की जानिब से नो लिफ्ट के बाद खान साहब ने अब असम्बलियां तोड़ने के इशारे देना शुरू कर दिए। खान साहब के करीबी जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। अब पता नहीं ये धमकी खान साहब अपने चाहने वालों को दे रहे हैं या फिर उन्हें दे रहे हैं जो उनको बड़ी मोहब्बत से लेकर आए थे। तो सियासी हल्कों में यह सवाल तेजी से गर्दिश कर रहा है कि क्या खान साहब वाकई असम्बलियां तोड़ने का सोच रहे हैं या उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई या सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख अपनी सीट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से हार गए तो इस सूरत में वो इस्तीफा नहीं देंगे, तरीके अदम एतमाद का सामना नहीं करेंगे बल्कि असम्बलियां तोड़ देंगे। पीटीआई के कल के इजलास में 2 बरतरफ वज़रा समेत कौमी और सूबाई असम्बली के 14 अरकान के इजलास से गैर हाजिरी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के बाद केपीके और फिर बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के अरकान बगावत पर आमादा नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़रा को खुद खान साहब ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से तो नहीं निकाला लेकिन उनको वजारत से निकाल दिया है। लियाकत तरकई को नौशहरा इलेक्शन में शिकस्त का जिम्मेदार और पिछले सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त पर वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद की वजारतें छीन लिए जाने के बाद पार्टी इजलास से बहुत से लोग गैर हाजिर हो गए। उनके खम ख्याल एमएनए और एमपीए भी नाराज हैं। इजलास में 7 एमएनए और 3 एमपीए की इजलास से गैर हाजिरी पर बहुत से सवाल पाए जा रहे हैं जिसने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो खान साहब के लिए अपने मेंबरान को पकड़ कर रखना खासा मुश्किल हो रहा है। खान साहब धमकियां भी लगा रहे हैं और उन्हें वार्निंग भी दे रहे हैं। तो जरा ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन हुकूमत के लिए बहुत जान गुसल या कठिन मरहला है। अपोजिशन अगर इस्तीफे दे देती तो हुकूमत बड़े आराम से सेनेट इलेक्शन से सुरखरू होकर निकल जाती, लेकिन अपोजिशन ने इस वक्त दूसरी हुकूमत अमली से हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया है। तो सियासी हालात में बहुत तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासी अमल में अदम मुदाखलत का सबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन की दौड़ से बाहर करने पर एक बार फिर उंगलियां ताकतवर हल्कों की जानिब उठ रही हैं और उनके उस मौकफ की नफी कर रही हैं जिसमें वो सियासत से खुद को लाताल्लुक करार दे रहे हैं। बहुत से लोग मामला 50-50 करार दे रहे हैं जो अब भी इस बात पर कायम है कि खान साहब की सपोर्ट खत्म नहीं हुई, ना ही सियासी मामलात में ताकतवर हल्कों की मुदाखलत खत्म हो सकती है। तो सेनेट इंतखाबात के लिए फिजा को साजगार बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें भी ये कहने पर मजबूर हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में बजायर मुदाखलत नहीं कर रही। खान साहब भी ये महसूस कर रहे हैं कि अब खेलन को मांगे चांद वाला माहौल नहीं रहा। सवाए इमरान खान के उनकी जमात में कोई दूसरा ऐसा लीडर नहीं नजर आता जो अपोजिशन को उसकी हुकूमत अमली का जवाब दे सके। अब बलोचिस्तान में भी पीटीआई ने बगावत का ऐलान कर दिया है। पीटीआई बलोचिस्तान और बाप दोनों सेनेट इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म या अपनी जमात से पीटीआई से नाराज है। पीटीआई बलोचिस्तान के पार्लियामानी लीडर और पीटीआई बलोचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद वो भी ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ को कोई अहमियत नहीं दी जा रही, पार्टी के फैसले सादिक संजरानी कर रहा है। यार मोहम्मद रिंद कहते हैं कि सादिक संजरानी कौन होते हैं पार्टी के फैसले करने वाले। तो इतलात यह है कि यार मोहम्मद रिंद जो कि बलोचिस्तान के वज़ीर तलीम और पार्टी के सूबाई सदर है, उन्होंने अपने बेटे को आजादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ाने के लिए उसके कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। तो पीटीआई की वोट बलोचिस्तान में सेनेट की नशिस्त पर यकीनी तौर पर मुनकसम होने का खतरा मौजूद है। डस्का इलेक्शन में पीटीआई के नात तजर्बा का लीडरों की हुकूमत अमली ने हुकूमत की साख पर पहले ही बहुत गहरे और बड़े बड़े निशान लगा दिए। लाख वजाहतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से धांधली के शुबे में नतीजा रोके जाने के इलेक्शन कमीशन के दबंग फैसले से भी लोग ये नतीजा निकाल रहे हैं कि इदारों पर माजी में जो दबाव था अब वो इससे आजाद हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का खुरा भी तलाश किया जा रहा है, रिश्तेदारियां भी ढूंढी जा रही हैं। तो कहने वाले कहते हैं
कि खान साहब इस वक्त अदलिया पर चारों तरफ से दबाव डालने की कोशिशें भी कर रहे हैं ताकि वो सेनेट इलेक्शन में राय शुमारी के अमल को खुफिया करार देने के खिलाफ फैसला दे। इसीलिए सिस्टम लपेटे जाने के फीलर छोड़े जा रहे हैं। खान साहब को जिस तरह उनकी अपनी जमात के अंदर उठने वाली बगावत का सामना है उसे वो दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शगुफा या पटाखा जरूर फूट जाता है जिससे लगता यूं है कि हुणो गल्ला नहीं रही। और दूसरी बड़ी आम खबर, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से NA 75 में अब 23 पोलिंग स्टेशनों की बजाय पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज NA 75 के मामले की समाअत की। मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले 23 पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दी थी जिनका अमला धुंध की भेंट चढ़ गया था, लेकिन बाद में जब यह पता चला कि बात सिर्फ पोलिंग अमले के गायब होने तक महदूद नहीं रही बल्कि बहुत से मुकामात पर हवाई फायरिंग करके लोगों को हिरासा किया गया, पोलिंग का अमल सुस्त कराया गया, खासकर उन इलाकों में जहां नून लीग का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग था, तो मुस्लिम लीग नून ने पूरा इलेक्शन ही दोबारा कराने का मुतालबा किया। तो हर गुजरते लम्हे के साथ कई वीडियोस ऐसी सामने आ रही हैं जिनसे ये साबित हो रहा है कि NA 75 के इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। हुकूमत की तरफ से यह पैगाम दिया गया था गुड जेस्चर के तौर पर। खान साहब ने अब ट्वीट किया था कि जिन 23 पोलिंग स्टेशनों पर मुस्लिम लीग नून का एतराज है वहां पर दोबारा इलेक्शन के मुतालबे की मुखालफत ना की जाए। 23 पोलिंग स्टेशनों को दोबारा मैनेज करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अब पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा करके वो साजिश नाकाम बना दी है। दूसरी अहम बात यह कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन को यह बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं, उनकी चादर खींची गई और उन्हें हरासा किया गया। SP ने उन्हें गोली से मारने की धमकी भी दी। इसलिए पूरे हल्के के अवाम ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। NA 75 में मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 5 इलेक्शन मुसलसल जीत चुकी है। इसके अलावा आज NA 75 के हवाले से रिटर्निंग अफसर ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बादी नजर में लगता ही है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने नताइज में गड़बड़ की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA 75 के बाई इलेक्शन में नताइज गायब होने के मामले की समाअत की, जिसमें हल्के के रिटर्निंग अफसर ने यह बताया कि हल्के में कुल 360 पोलिंग स्टेशन थे। 1:45 बजे तक 305 के नताइज आ गए और 337 पोलिंग स्टेशनों का इंदराज सुबह 3:30 बजे तक हो चुका था। 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज ताखीर से आने पर उनसे राब्ता किया गया। 19 प्रिजाइडिंग अफसर से राब्ता नहीं हो रहा था, उनके फोन बंद थे, जबकि एक के फोन पर घंटी बज रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। तो RO के मुताबिक 3 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा उनके पास आ गया था जो कि शायद व्हाट्सएप से आया था, लेकिन वो इसका इंदराज नहीं कर पा रहे थे। 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, उनके फोन बंद थे। प्रिजाइडिंग अफसर ताखीर से रिजल्ट के साथ पहुंचे। 7 से 8 प्रिजाइडिंग अफसर ने बयान रिकॉर्ड कराया, जबकि गायब होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसर को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था, जिनमें से सिर्फ 7 से 8 उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, बाकी ने बयान ही रिकॉर्ड नहीं कराया। तो रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब ये प्रिजाइडिंग अफसर सुबह वापस आए तो वो खौफजदा थे, उनके चेहरों की रंगत उड़ी हुई थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इन मशकूक जगहों पर, यानी जिन पोलिंग स्टेशनों पर जिनका नतीजा देर से वसूल हुआ या रिटर्निंग अफसर देर से आए, उनमें लगता यूं है कि धांधली हुई है। RO के मुताबिक इलेक्शन डे पर फायरिंग भी हुई, हंगामा राय भी हुई। दोनों जमातों का यानी मुस्लिम लीग नून और PTI का एक कारकुन भी जाँ बहक हुआ, जिससे वोटर्स का टर्नआउट कम हुआ। पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग नहीं हुई, लेकिन बाहर फायरिंग की वजह से हालात खासे खराब रहे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन डे पर बदनज़मी की वीडियो चलाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून के दोबारा इंतखाबात के मुतालबे को बहुत बड़ा यू टर्न करार दिया। तो धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके ऊपर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। जो वोट बैंक है वो भी नीचे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पंजाब में वोट बैंक ऊपर जा रहा है। हम इनकी तरह पोजीशंस नहीं बदल रहे। इन्होंने शुरू में डिमांड किया था कि 23 हलकों में
हमने कहा बिल्कुल कबूल है। आज जो है तो अब ये कहते हैं कि जी पूरे को है, तो ये मौका बदलते रहते हैं। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है, हम नहीं करेंगे ये फैसला। ये एक फैसला इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और उस वाला इदारा है, क्रेडिबिलिटी वाला इदारा है, और जो उनका फैसला होगा। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि उनका वोट बैंक बढ़ रहा है जबकि उनके मुखालफिन का वोट बैंक गिर रहा है, और मुस्लिम लीग नून 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाबात कराने के वादे से यू टर्न लेते हुए अब पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रही है। तो हुकूमती हल्के की तरफ से इस पर भी पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी NA 75 के इलेक्शन और आज उसकी उजरदारी के हवाले से मीडिया से बात की। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। सेनेटर परवेज़ रशीद को क्यों नाअहल करार दिया गया, एक ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सेनेटर परवेज़ रशीद नाअहल करार पाए और दोहरी शरीक रखने वाले टीवी चैनल पर बूट लहराने वाले फैसल वाडा सेनेट के लिए अहल करार पाए तो इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। एक वो है जिन्हें कौमी असम्बली से नाअहल होने का खतरा हो तो वो सेनेट के उम्मीदवार बन जाते हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो जाते हैं। और दूसरे वो है जिनकी सारी उम्र सियासी जद्दोजहद और किसी नजरिए के तहत गुजरी, जिनका सियासी तजर्बा फैसल वाडा की उम्र से भी कहीं ज्यादा है, उनको सेनेट के लिए नाअहल करार दिया जाता है। तो कहने वाले कहते हैं कि बिलाखिर वो कुव्वतें जो परवेज़ रशीद के गिर्द बहुत देर से सुर्ख दायरे लगाते हुए फिर रही थी, उन्हें हिसाब चुकता करने का मौका मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ रशीद की अपील मुस्तरद करके वाजबात की अदायगी को जवाब बनाकर उन्हें सेनेट से आउट कर दिया है। हालांकि वाजबात की वसूली का बकौल परवेज़ रशीद उन्हें ना नोटिस मिला, ना उन्हें इस बात की मोहलत दी गई कि वो वाजबात जमा ही करा सके। अगर तो परवेज़ रशीद वाजबात जमा कराने से इनकार करते या जमा ना कराते तो बात समझ में आती थी। अब सवाल यह है कि परवेज़ रशीद को क्यों आउट किया गया, उनका कसूर क्या है? क्या उन्हें दानिस्ता सेनेट इलेक्शन से बाहर किया गया है या यह सिर्फ एक सादा सा कानूनी मामला है? बहुत से लोग इसका जवाब जानते हैं कि परवेज़ रशीद को सजा उनकी सोच और नजरिए की वजह से मिली है। वो पार्टी के अंदर डाई हार्ड किस्म की सोच रखते हैं जिन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच कहा जाता है। वो इसी सोच की वजह से जाने जाते थे। नवाज शरीफ जब आखिरी बार वज़ीर-ए-आज़म थे पिछले दौर हुकूमत में, तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसे डॉन लीक्स कहते हैं। परवेज़ रशीद को उसका जिम्मेदार ठहराया गया था। परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात थे और एक हाई लेवल मीटिंग के मिनट्स मीडिया पर लीक आउट होने के मामले पर उनको जिम्मेदार ठहराया गया तो उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा। साबिक वज़ीर दाखिला और मौजूदा वज़ीर इजाज शाह भी परवेज़ रशीद के बारे में ये कह चुके हैं कि अगर उन जैसे 2-4 लोग नवाज शरीफ के दाएं बाएं ना होते तो नवाज शरीफ आज भी वज़ीर आज़म होते। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परवेज़ रशीद किस किस की आंखों में खटकते हैं, क्योंकि परवेज़ रशीद के बारे में बहुत से लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत से अहम रहनुमाओं नवाज शरीफ या मरियम नवाज की बेशतर तकरीरें परवेज़ रशीद की लिखी हुई है। तो ये परवेज़ रशीद के कलम की ताकत है कि जो मरियम नवाज की आवाज में या उनके लहजे में इस कदर काट नजर आती है। तो परवेज़ रशीद इसी वजह से आज सेनेट के लिए नाअहल करार पाए हैं। तो परवेज़ रशीद को सिर्फ वो लोग नहीं जो कि उनको पसंद नहीं करते थे, ताकतवर लोग, बल्कि खुद खान साहब, इमरान खान साहब, वो भी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। ये परवेज़ रशीद थे जिन्होंने खान साहब के लिए कहा था कि वो उन्हें वज़ारत उज़्मा तो क्या शेरवानी का बटन भी ना दे। मरियम नवाज ने परवेज़ रशीद के बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि परवेज़ रशीद एक फर्द नहीं, एक सोच और नजरिए का नाम है। वो कल भी पार्टी का सासा थे और आइंदा भी रहेंगे। खुद परवेज़ रशीद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि मेरा जुर्म कोई और है और सजा मुझे किसी और जुर्म की दी जा रही है, तो मुझे इस जुर्म से प्यार है और मैं ये प्यार करता रहूंगा। वाले जो हैं
और अब वो धुंध वाले कहलाते हैं, इंसाफ वाले जो धुंध वाले हो गए हैं अब, और अंधेर नगरी वाले हो गए हैं। वो धुंध वाले जो हैं उन्होंने इस मामले को तो एक तरफ रखा कि मैंने पंजाब हाउस के कोई पैसे देने हैं, क्योंकि खुद उनका आदमी कह रहा है कि मैंने पैसे वसूल नहीं किए। उन्होंने एक दूसरे मुकदमे का हवाला दे दिया जिसमें वो जो जज साहब थे जो डैम बनाना चाहते थे और डैम फंड जमा किया करते थे और अपने आप को बाबा रहमते कहते थे, वो बाबा रहमते मुझे 4.5 करोड़ एक फैसले में डाल गए मेरे जिम्मे कि किसी ने तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें मैं वापस करूं। वो फैसला भी अपनी नज़ीर का एक पाकिस्तान में पहला फैसला है। इस तरह के फैसले भी मैंने कभी नहीं सुने थे, लेकिन उस फैसले के खिलाफ मैं रिव्यू अपील में गया हुआ हूं। मेरी रिव्यू अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला नहीं करती वो पैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे पे बाबा रहमते साहब का जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन इंजीनियरिंग करने का जो एक मंसूबा था, और आप सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबा रहमते ने इलेक्शन को इंजीनियर किया था। हमारे लोगों को सजाएं भी दी, हमारे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बाहर निकाला गया, हमारे सेनेटर्स को हक छीना गया। ये आसफ साहब मेरे पास खड़े हैं, इनका निशान वापस ले लिया गया 6 सेनेटर्स का। तो वो तो इलेक्शन में पूरे मुलव्वस थे और इस तरह के फैसले वो बहुत से करके गए थे हमारे बारे में। आज उन फैसलों को लेके धुंध वाले जो हैं वो अंधेर नगरी मचा रहे हैं। सेनेट का मेंबर बनूं या ना बनूं, लेकिन इनकी इस अंधेर नगरी को आज मैंने बेनकाब किया है। जो हमारे साथ रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं धुंध वालों की तरफ से और इंसाफ वालों। तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बाद सेनेट में मुस्लिम लीग नून के जो दूसरी बड़ी आवाज समझी जाती है वो सेनेटर परवेज रशीद थे, उनको अब सेनेट से बाहर कर दिया गया। तो सेनेट से 2 बड़ी आवाजें, एक कदाइलाई से मुशाहिदुल्लाह इंतकाल कर गए, सेनेट में नहीं है, और अब परवेज रशीद को सेनेट से बाहर कर दिया गया। तो लगता ही है कि न्यूट्रल अंपायर की बातें करने वाले और न्यूट्रल अंपायर की दुहाई देने वाले अब फिक्स मैच खेलने पर आ गए, और वो ताकतें परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन में नहीं देखना चाहती, इसीलिए तो एक आवाज सेनेट से बाहर कर दी गई है। तो लगता ही है कि शायद अकान अब्बासी की तरह परवेज रशीद को भी अब मुस्लिम लीग नून किसी हल्के से इलेक्शन लड़वाकर वापस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के लिए खासी अहमियत रखते हैं और वो नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। शायद अकान अब्बासी भी जब अपने आबाई हल्के से हारे थे तो उनको भी लाहौर के एक हल्के से इलेक्शन लड़ाकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया गया था। तो ये जिन्होंने ये सोचा होगा कि परवेज रशीद को सेनेट से बाहर कर देंगे तो शायद वो उनकी आवाज बंद कर देंगे, तो उनको मेरा ख्याल है ये याद नहीं है कि सियासतदान कभी ना बूढ़ा होता है ना रिटायर होता है, और उसके लिए बहुत से रास्ते खुले होते हैं। वो कहते हैं ना, एक दर बंद और 100 दर खुला। ये हकीकत है कि शायद अकान अब्बासी, परवेज रशीद, जावेद हाशमी और मुशाहिदुल्लाह ये वो लोग हैं जो जमहूरियत की बात करते हैं और इनकी बातें बहुत से लोगों को खटकती हैं। तो परवेज रशीद साहब लगता है कि ऐसी कुव्वतों का निशाना बन गए। आगे बढ़ते हैं और NA 75 का इलेक्शन, डस्का का इलेक्शन, उसकी बाज़गश्त पूरे मुल्क में गूंज रही है, जबकि इसके अलावा पिछले कई ज़िमनी इलेक्शन में मुख्तलिफ सीटों पे हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई। उसी पर तबसरा तजिया दे रहे हैं, तजिया निगार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुजीबुर रहमान शामी। देखते हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। में तो सीट पीटीआई ने जेयूआई से ले ली, जीत ली, वहां पे पिछले इंतखाब में जेयूआई जीती थी। लेकिन इसके अलावा जो नौशहरा है या वजीराबाद और डस्का है, इसके ट्रेंड देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत 2018 में थी इन हलकों में, उसमें कमी वाक़ हुई है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो वोट ली है उनके उम्मीदवार ने वो पहले से कम नहीं है। देखिए ना, सांगड़ और मलीर और पशीन में तो कम ही है, वहां नहीं। पंजाब की बात कर, पंजाब में अर्ज करता हूं आपसे, डस्का में जो आजाद उम्मीदवार थे उनकी हिमायत मिली तो उस्मान डार साहब 95,000 तक पहुंचे। भाई बात यह है, देखिए बड़े बड़े वोट, देखिए ऐसे ये जो इंतखाब का की खेल है इसमें ऐसे ही होता है।
मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, धड़े बनाते हैं, कोलिशंस बनाते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। यानी वोटों के हिसाब से कोई ऐसी मायूसकुल सूरत हाल नहीं है पंजाब में उनकी। और जो वजीराबाद का जिक्र है सर, जो नशिस्तें वो हारे हैं, वो उन्होंने पहले हारी हुई थी, और ये उन्होंने पता नहीं इसको अपनी नाक का मसला क्यों बनाया। और होता क्या, ये बाई इलेक्शन जो होते हैं ना, इसमें जो लोग मुकामी सत्ता पर लड़ रहे होते हैं वो बहुत, ये उनकी इज्जत और बेइज्जती का ज्यादा सवाल होता है। ये वजीराबाद का अलबत्ता मामला कुछ हो रहा है, यहाँ वाकयातन पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। यानी 2018 में पीटीआई ने यहाँ पे 27,000 वोट लिए थे, अब के इंतखाब में यहाँ पे उन्होंने 48,000 वोट लिया। ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर वोट बैंक में इजाफा, अगर डस्का को भी शामिल कर लें आजाद उम्मीदवार की हिमायत के साथ। इसलिए देखिए बात, अदरवाइज बाकी जगहों पे कमी वाकई नौशहरा में बिलखुसूस जो सेटबैक, असल में यहाँ जो डस्के में हुआ है, जिस तरह का जुल्लू फिरा है, उसने उनकी पोजीशन को खराब किया है, उसके इमेज को खराब किया है। नौशहरा में उन्होंने अपनी जीती हुई सीट हारी है। कोई भी उसके अवामिल हो, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई हो या कोई और सूरत हाल हो, बड़ा एक बेतदबीरी हो या गैर मकबूलियत हो, एक वाकया तो हुआ है ना। समीन जान तो वो हारे। बिल्कुल। सवाल ये नहीं कि पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, सवाल ये कि जिनको ये जोम था कि उन्होंने साबका हुक्मरानों को अवाम की नजरों में दिन रात भोंपू बजा बजा कर चोर, करप्ट, डाकू, माफिया और पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया है। क्या अवाम ने वो बयानिया, वो थ्योरी बाय की है? अवाम ने तो उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने खास साहब का करप्शन के हवाले से बयानिया, मुझे यूं लगता है कि दिल से तस्लीम नहीं किया, वरना मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम होती। चोर, डाकू और माफिया को वोट कौन डालता है? तो वोटों की तादाद में कमी या इजाफे का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कौन कितना पॉपुलर है, कौन अनपॉपुलर है, या किसने माजी में ये सीट जीती, या क्या खास साहब ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो जिसकी बुनियाद पर अवाम में उनकी पजीराई बढ़ गई हो। तो 2.5 साल में हुकूमत जिनको चोर चोर करप्ट साबित करने पर लगी हुई है, रोज हम सुनते हैं खास साहब कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, माफ नहीं करूंगा, तो क्या वो अवाम की नजरों में मुजरिम डिक्लेयर हो गए, साबित हो गए? तो वो तो नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत भी चोर चोर कहती रही है लेकिन उनकी चोरी साबित नहीं कर सकी। अब नौशहरा के जो भाई हल्का है उसमें हारने की वजह अंदरूनी इख्तलाफात कर पाए। तो हकीकत यह है कि जितनी सियासी जमातें हैं, खासकर वो जो हुकूमत में होती हैं, और आज जो खासब के पास लोग हैं उनमें से 80% लोग वो हैं जो हल्के की सियासत करते हैं, जिन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है, जिनकी अपनी बरादरियां हैं या अपना वोट बैंक है। ये जिसके साथ हो जाए वही पार्टी जीत जाती है, वही उनका लीडर होता है। तो जब सारा दारो मदार ही इलेक्टेबल पर है तो फिर वोट बैंक, मकबूलियत और बयानिए की अहमियत क्या रह जाती है? यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और तजिया निगार है, दानश्वर है, कॉलम निगार है हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं जमहूरियत और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। हसन निसार साहब। नाबालिगों की दुनिया है, जमहूरियत भी नाम है जमहूरी रवैयों का। ये वोट डालना तो बैलेट बॉक्स तो फलाना, ये जो नखरे हैं ना, ये नहीं। जमहूरी बेसिकली रवैये होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ना हम अवाम के रवैये जमहूरी हैं, ना हमारी इलीट के रवैये, वो तो खैर बिल्कुल ही भयानक हैं। सो यही शर्मनाक तारीख है इस शैम डेमोक्रेसी की। अच्छा, बाकी कौवा सफेद है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुर्गी एक टांग पे खड़ी है, मुर्गी की मर्जी है। अच्छा, अब चलते आगे कि जो आपने कहा है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। बीबी जिसका भी रहेगा, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, या मेरी सेहत पे, या लोगों की सेहत पे? वो कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह,
वन एंड द सेम थिंग। हालांकि बाहर दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट होते हैं, लेकिन नत्था सिंह और प्रेम सिंह बिल्कुल एक ही तरह की चीजें हैं। सोचूं तो मैं तब, अगर किसी की कामयाबी या नाकामी की वजह से किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता हो, हेलन ऑफ ट्रॉय, कोई आए कोई जाए, क्या फर्क पड़ता है? गधी है, बरगद के अगर चक्कर काट रही है, अपनी जगह पे पहुंच जाती है हर 2, 4, 5, 7 साल बाद। अब भी पहुंच जाएगी। आपको लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे हुकूमत आए चाहे ऑपोजिशन आए? ये कहना कि कोई आए या जाए अवाम को फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, सब के आने से अवाम की जेबें खाली हो गई हैं, मुआशी बदहाली और महंगाई बढ़ी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं रही, रोजगार नहीं रहा, मुआशी बदहाली फैली हुई है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर तब्दीली के डंके क्यों बजाए जा रहे थे? तब्दीली की बारात में लुडिया डालने वाले अब कौम को ये बता रहे हैं कि बारात लुटी गई, साडा जुम्मा तोशपोश। कल तक मुसलसल कौम को सुबह शाम ये भाषण दिया जाता था कि आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। वही अब ये फरमा रहे हैं कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन थिंग एंड सेम थिंग। तो खान साहब के लिए ये बड़ी इतला है कि उनके चाहने वालों ने उनको भी उसी सफ में खड़ा कर दिया है जिसके बारे में खान साहब दिन रात फरमाते थे कि ये चोर हैं, इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और याज, या यूं कह लिया जाए कि एक ही सब में खड़े हो गए इमरान और नवाज। तो जमहूरियत के सवाल पर जिनकी भवें तन जाती हैं, वो क्या जाने अदरक का सवाद क्या है। अब हसन निसार, साकिब निसार, चौधरी निसार, सबके नामों में निसार होने का मतलब ये नहीं कि सबकी हरकत और सकनात भी एक जैसी होंगी। अब कुछ जगह करते हैं ब्रॉडशीट कंपनी का, ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट कंपनी जो कि शरीफ फैमिली से हरजाना लेने चली थी, उन्हें 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करना पड़े। तो ब्रॉडशीट के वकला ने रकम की अदायगी और शरीफ फैमिली के वकला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी है। ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को रकम एवरफील्ड अपार्टमेंट अटैच करने की दरख्वास्त अदालत से वापस लेने पर लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की है। शरीफ फैमिली के वकला के मुताबिक शरीफ खानदान ने ब्रॉडशीट के दिवालिया होने से गुजरने के सबब मामला जल्द निपटा दिया। यूनियन काउंसिल के मुताबिक ब्रॉडशीट ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा किए हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और दीगर के असासों का पता चलाने के लिए 1999 में असासा जात रिकवरी से मुतल्लक बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की थी और बाद में ये मुआहदा उनसे मनसूख कर दिया। तो इस कंपनी ने पाकिस्तान के ऊपर हर्जाने की और मुआवजे की वसूली के लिए मुकदमा कायम कर रखा था। पिछले दिनों पाकिस्तान की जानिब से यानी शहजाद अकबर की जानिब से ब्रॉडशीट को ये कहा गया था कि वो हर्जाने की रकम नवाज शरीफ के असासा जात से वसूल कर लें, एवरफील्ड अपार्टमेंट से, जिसका एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया हुआ है। तो ये केस ब्रॉडशीट हार गई, तो ब्रॉडशीट ने दरखास्त देकर ये केस वापस ले लिया। उस पर अब ब्रॉडशीट को शरीफ फैमिली को बाकायदा जुर्माना अदा करना पड़ा है। चले इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।